अभी थोड़ा सा ठीक श्रीम रम श्रीम लिखा, उसकी एनर्जी लिफ्ट करी, उससे जब आप हील करेंगे तो पहली चीज तो यह है कि जलन एकदम से गायब हो जाएगी है। विद इन 2 मिनट्स ऑफ टाइम। और फिर अगर वो छाला टाइप बन गया तो वो डिजॉल्व होने में अपना टाइम लेता है। हम्म। तो जी। हम एक दफे एक सोमयज्ञ में गए थे, तो वहां पर जो है वो अग्नि बहुत ऊपर जाती थी, 10-10 20-20 फुट ऊपर जाती थी। और उसमें वो हम्म। थोड़ा सा पोषण डालते थे, मतलब काउ मिल्क और वो सोम रस मिलाकर वो डालते थे। आई थिंक मैंने शायद कोई वीडियो भी शेयर करा होगा। जी। तो वो जो पोषण था वो किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी चेस्ट लेवल पे गिर गया एकदम से, जैसे हम्म। वो होता है तो वैसा। तो वो जी। उसके कुछ ड्रॉप्स गिरे तो उसके पूरे शरीर में छाले छाले हो गए। तो हम वहीं खड़े हुए थे, तो मैंने आरती को बोला, मैंने कहा इसकी ना श्रीम रम श्रीम से हीलिंग कर दो। तो वो वाटर एलिमेंट जो है वो फायर एलिमेंट को बैलेंस कर देगा, और जो भी जलन वगैरह है वो बंद हो जाएगी। वो हम्म। दैट यज्ञ फॉर सम 5-7 डेज। और ये इवेंट हुआ था सेकेंड डे। जी। तो वो जित और वहां पर जो टोटल वो जो ब्राह्मण्स आए थे, दोज वर शायद 10 और 15 इन नंबर। तो उन्होंने हम्म। जो है वो, मतलब वो आरती को जब आरती ने हीलिंग कर दी, 2-4 मिनट बाद उसने पूछा कि आपको क्या जलन है। उसने अपने जो जितनी जगह छाले जैसे पड़े थे हम्म। टच हम्म। करने का, उसने कहा नहीं मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, टच करने पे भी दर्द नहीं हो रहा। अब जितने भी लोग फॉर 5 डेज वहां पर आते वो सब पूछते, वो कहते हाँ मैडम ने हीलिंग करी है, तो उसके बाद अब मेरे को देखो यहाँ टच करने पे कोई दर्द नहीं हो रहा, और बड़े बड़े फोड़े पड़े हुए उसके पूरे शरीर पे। हम्म। तो हाँ, फिर हम्म। बड़े सारे लोग हमारे पास भी आए कि अरे आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ऑल दैट पार्ट। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। हर एनर्जी किस तरह से कैसे काम करती है, अगर आप उसको एक डायरेक्शन दोगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। नाउ सेम हम्म। श्रीम रम श्रीम वर्क्स हम्म। ब्यूटिफुली विद lymphatic system. So it the same shreem ram shreem we are writing also impacts the cancer of anyone. हम्म। तो वो जी। बहुत ही खूबसूरत सा पार्ट है, उसको आप जितना भी स्टडी करते जाओगे तो हर जगह उसका वो आता है। तब तो हम स्ट्रीम भी दूसरे तरीके से लिखते थे, ये तो ऑफ लेट मुझे बहुत बाद में पता चला, भी 1-2 साल पहले ही शायद पता चला था। हम्म। तो आई एम सेइंग, सॉरी। तो जब इस तरह से देखा तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि आपको फायर को अगर काउंटर करना है तो आपको हम्म। वाटर एलिमेंट को इन्वोक करना चाहिए। तो एलिमेंट के बाद वाला और एलिमेंट के पहले वाला, एलिमेंट की हम्म। डोमेन्स होती हैं एक तरीके से वो। तो कोई भी चीज तो के लिए तो फायर मीन्स वाटर एंड एयर, राइट? द बिफोर एंड आफ्टर। उसका फायर के लिए एक पार्ट हो गया आपका एयर, और दूसरा पार्ट हो गया वाटर। जहाँ से हम्म। वाटर शुरू होता है और फायर खत्म होती है, और जहाँ पर हम्म। एयर खत्म होती है और फायर शुरू होती है। सो उस डोमेन को ध्यान करके आप हीलिंग और क्लीनिंग करेंगे तो बहुत जल्दी वुंड्स में फर्क आ जाएगा। जैसे लड़कियों के पिंपल्स निकल आते हैं, उनको बड़ा हम्म। उस बात के लिए परेशानी होती है। तो पिंपल्स जो है स्किन पे हुए हुए हम्म। फायर एलिमेंट के कारण। तो आप हम्म। जो है उसमें स्काई और एयर के बाद में आता है फायर, तो ये स्काई और एयर से उसकी हीलिंग क्लीनिंग कर दीजिए। तो हम्म। फायर एलिमेंट की वजह से वो एकदम से सबसाइड होना शुरू हो जाएगा, और स्काई हम्म। एलिमेंट से वो डिसअपियर होना शुरू हो इन- जाएगा। सो लाइकवाइज हम्म। कोई चीज अगर इंटरनली कनेक्ट हो रही है तो आप आज्ञा चक्र पे चले जाइए, तो आज्ञा चक्र जो है और उसको डीप क्लीन कर देता है। बट ये हम्म। होता बेसिकली इसलिए है क्योंकि पोर्स बंद हो जाते हैं, तो वहाँ एक्यूमुलेशन हो जाता है, और फिर वो एक्यूमुलेशन बाहर आता है, तो इट इज ए काइंड ऑफ अ हार्मोनल डिसबैलेंस। तो मेरा हम्म। एयर एलिमेंट जो है वो थायराइड के भी कनेक्शन में है ना।
तो वो जी। हार्मोनल डिसबैलेंस में जो है वो हार्मोन्स के ऊपर फर्क पड़ता ही पड़ता है बाय दैट। हम्म। तो अब हम्म। मैंने एक तो ये लिम्फेटिक सिस्टम वाला पूरा बना दिया। तो अब हमारे हम्म। को इसके पॉइंट स्टडी करने हैं, और आपको उसी तरह से जो है उसको एक पीपीटी फॉर्मेट में डालना है। जी। तो जब आप उसको डिफाइन करेंगे तो या फिर ये सारे टॉपिक्स उठाकर जो है वो उसमें डाल दीजिए चैट जीपीटी में, तो वो उसके हिसाब से भी स्ट्रक्चर बना के दे देगा। पीपीटी भी हम्म। वैसी बन जाती है। तो आपके पास तो प्रो वर्जन है तो उसमें वो पीपीटी भी बनती है। हम्म। इट विल बी जी। वेरी इजी की इन टॉपिक से रिलेटेड आपको इमेजेस, तो इमेजेस में भी जो है खास तौर पे फंक्शंस और हम्म। उससे रिलेटेड डिजीजेस, ऐसे करके उसकी एक हम्म। लैंग्वेज बन जाएगी जो हम काम कर रहे हैं। उसको आप उसमें हम्म। डालेंगे और डालने के बाद वो सारा हो जाएगा। सो लाइक, हम्म। जी। सॉरी। तो मैंने जितना भी पार्ट ये स्टडी करा मुझे समझ में आया कि हम अगर लिम्फेटिक सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ समझ लें तो हमारे हम्म। को देखिए हमारे को चाहिए क्या क्या मोटा मोटा। हमें डॉक्टर की तरीके से उसकी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं याद रखनी है की जरूरत है कि इसको क्या हम्म। कहते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म। कोई भी कह सकता है हम्म। कि भाई आपको ये नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं। मैंने कहा इससे हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम है वो हम्म। पूरा का पूरा प्रोसेस फंक्शन कैसे करता है, उसकी क्या क्या हम्म। प्रॉपर्टीज है। तो हम्म। जब हम उसको देखेंगे तो वैसी प्रॉपर्टीज वाले डाइटी को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जैसे अभी हमने जो लिम्फेटिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए पॉइंट्स बनाए, उसी को हम्म। वरुण, जलधि, क्षीर सागर, ब्रह्मा जी, कमंडल, गंगा जी, ऐसे करके मतलब एक बेसिक बेसिक हम्म। पॉइंट से कनेक्ट करते गए। हम्म। जब हमने उन हम्म। सारे बेसिक पॉइंट से उसको कनेक्ट कर लिया तो उसका स्ट्रक्चर सामने आ गया। एक तरफ से उसको पढ़ा, दूसरी तरफ से लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ा कि वो हम्म। हमारे शरीर के फर्स्ट सेल से, हम्म। ठीक है ना, जो हमारा फर्स्ट सेल है वो भी लिम्फेटिक सिस्टम वहां से शुरू होता है। हम्म। और पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो मतलब हम्म। जाइगोट स्पर्म, वहां से तो कहानी स्टार्ट हो रही है। तो हम्म। उसका रोल प्ले फुल क्रिएशन के तौर पर हो गया ना। जी। तो जब आप लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ोगे, अब लिम्फेटिक सिस्टम कनेक्ट होता है स्वादिष्टान चक्र से। हम्म। स्वादिष्टान चक्र जो है वो कनेक्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी और रिप्रोडक्शन से हम्म। भी। हम्म। दोनों चीजें आ गई ना उसके अंदर। जी। तो हम्म। इसलिए अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। इसलिए वहां हम्म। पर महालक्ष्मी के स्वरूप में क्षीर सागर लिखा हुआ है, जलधि लिखा हुआ है। क्योंकि समुद्र हम्म। का खारापन जो है उसके लिए जो जी। टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले प्रोसेस से है। हम्म। और जितना सेलुलर रिप्रोडक्शन है या हम्म। मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसको उन्होंने वरुण से, ब्रह्मा जी से, गंगा जी से उस तरह से उसको कनेक्ट करा। हम्म। भाई आप एक कोरिलेशन ऑब्जर्व करेंगे ना, भाई क्षीर सागर के तौर पर उसको लेकर चलेंगे, जलधि लेकर चलेंगे, और महालक्ष्मी या लक्ष्मी को लेकर चलेंगे। तो जब आप इस तरह से ये दोनों को लेकर चल रहे हैं तो वो उनके पिता हुए। एज पर हम्म। स्ट्रक्चर लक्ष्मी जी जल से उत्पन्न, समुद्र से उत्पन्न हुई, हम्म। इसलिए जो है वो उनके फादर के रोल में आ गए। हम्म। हम्म। तो फादर का रोल प्ले समझाना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का रोल प्ले समझाना, मतलब ये सारा कुछ सिंबॉलिक किया गया। हम्म। जी। तो जब हम एक एक पार्ट को उस प्रकार से स्टडी करते जा रहे हैं तब हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दिस इज व्हाट हम्म। माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। हम्म। तो ऐसे करके हम ये पूरे इसके सब्जेक्ट के पार्ट्स को पकड़ेंगे। तो जैसे मैंने ये ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर के जैसा आपके लिए शेयर कर दिया, मैं एक सेकंड से खोल देता हूँ।
अभी ये दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन, लिम्फेटिक सिस्टम लिखा हुआ? जी। तो अब अगर हम इसको देखें तो हमारे को टर्म्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, जब हम इस प्रोसेस से लिम्फेटिक वेसल्स को देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये पूरे के पूरे उसकी कैपिलरीज कैसे होते हैं। क्योंकि कैपिलरी है इसलिए हम्म। यहां पर आपको टर्म मिला कमल का फूल। हम्म। और कमल का फूल जो है उसमें कमल नाल होती है, वो जमीन से उठी हुई होती है, और फिर ये कमल का फूल ऐसे करके वो आता है। इसके हम्म। नीचे जो है वो कमल गट्टा होता है। जी। ठीक है, कमल गट्टे की शेप हम्म। कैसी होती है, ऐसे ऐसे करके उसमें पाइप्स टाइप हम्म। बने होते हैं, और ये जो है जी। ये इस तरीके का एक पाइप फॉर्मेट होता है। हम्म। और इसकी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। हम्म। तो जब आप ये पूरे प्रोसेस को देखते हैं, अब ये जो कमल नाल है, इस कमल नाल में क्या होता है, ब्रह्मा की क्रिएशन के तौर पे बोला हुआ है। तो हम्म। देर आर मल्टीपल थिंग्स स्ट्रक्चर्ड इन अ मैनर सो दैट, अब ये कमल गट्टे के साथ में यहाँ पर सिंगाड़ा भी होता है। सिंगाड़ा कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं आपके लोकल, हम हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में सिंगाड़ा। हम्म। हम्म। तो वो जी। सिंगाड़ा जो है उसकी जो शेप है, वो शेप हम्म। जो है लिम्फ नोड के जैसे जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, सो हम्म। सिंगाड़ा इज कंसिडर्ड टू बी अ फ्रूट। जी। दिस इज ए फ्लावर, हम्म। दिस इज द स्टेम। तो ऐसे करके आपको सारी चीजें पता चलनी शुरू हो जाती हैं जब आप इनको ध्यान से देखते हैं। तो हम्म। आपको स्ट्रक्चर्स में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है कि ये लिम्फेटिक कैपिलरीज कैसी होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, पीपीटी जैसे बनाई, लिम्फेटिक वेसल लिखा, लिम्फेटिक वेसल से रिलेटेड पीपीटी की स्लाइड बनाकर डाल दी, जैसे आप ऑलरेडी हम्म। बना रहे हैं। तो वो एक पार्ट आंसर हो गया। फिर लिम्फ नोड्स पे हम्म। गए, लिम्फ नोड्स की शेप और वो डाल दी। हम्म। तो जब हम उसको बैकग्राउंड में डिस्कस करते हैं और पैरेलली वो महालक्ष्मी वाला जो इमेज जो है उसकी बॉडी और उसके बाकी सारे एस्पेक्ट, तो वो बहुत फिनोमिनल चेंज लेकर आता है हमारे भीतर। हम्म। एंड जी। ये देखिए इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, ये लिम्फेटिक वेसल का पर्पस आपको आइडेंटिफाई करना है। फंक्शन तो सभी जगह लिखा है हम्म। कि ये ऐसे काम करता है, उसका हम्म। पर्पस क्या है, जब आप वो देखेंगे तब आपको हायर ऑर्डर इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होगा। जैसे मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन करा था, ये लिम्फ नोड होता ही क्या है। हम्म। तो जब आप लिम्फ नोड के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे और जब आप ये पीपीटी और इसको पूरा देखेंगे, आप देखेंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है विच स्किप्स विदाउट गिविंग अ रीजन। हम्म। ये जी। होता है, ये काम कर रहा है, ये तो हम्म। ठीक है, लेकिन ये क्या, कैसे हो रहा है, क्या जी। हो रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? तो जी। ऐसे करके हमारे को जो है ये पूरा पार्ट एक एक करके मिलता जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस, ये हमारा हो गया। अब आ गया सेकंड पार्ट में इसकी फिजियोलॉजी। लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम एंड डिजीज क्या होता है। तीसरा पार्ट आ गया लिम्फेटिक सिस्टम के डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, स्टडिंग विद वेरियस डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग लिम्फेडेमा। हम्म। लिम्फेडिमा क्या होता है? एडिमा मैंने रैंडमली जो टर्म यूज होते हुए देखी है वो स्वेलिंग के लिए है। तो जो पहला वाला पार्ट है हम्म। लिम्फ,
लिम्फ में एडिमा जी। हो गया, हम्म। मतलब लिम्फ जो है उसमें स्वेलिंग हो गई। हम्म। लिम्फोमा, वो स्वेलिंग के अंदर जो है मैलिग्नेंसी भी है या कैंसर भी है। कैंसर, जी। लिम्फेटिक फाइलारियासिस। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको एक दफे ना हम्म। ब्रेक करके इस पार्ट को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये जो है आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम्म। जेनरिकली यही चीज चलेगी। जैसे आंखों में एडिमा हो गया तो पता चला आई बॉल में स्वेलिंग आ गई। हम्म। पैरों में एडिमा हो गया तो पैरों में स्वेलिंग आ गई। ऐसे करके मतलब जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है। हम्म। तो उसको पकड़ने की वजह से मैंने ये सिलेबस ही उठा लिया। अब आपको मोटा मोटा जो पार्ट समझना है वो कैसे है। बोले जी पहला पार्ट तो इसकी एनाटॉमी है, दूसरा पार्ट उसकी फिजियोलॉजी है, तीसरा पार्ट उसकी पैथोलॉजी है, हम्म। चौथा पार्ट उसकी मेडिसिन है। तो एक बॉडी पार्ट या उसके फंक्शन के, बॉडी पार्ट और सिस्टम, तो इसको जो है ये चार एस्पेक्ट में देखना है आपको, रैंडमली फॉर एवरीथिंग। जी। मेडिसिन को क्यों देखना? मैं बताता हूँ ना मेडिसिन क्यों देखना है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन पहले नॉर्मल पैथोलॉजी रिलेटेड मेडिसिन आती थी। अब जो आती है वो आती है न्यूक्लियर मेडिसिन। हम्म। न्यूक्लियर मेडिसिन नहीं, क्या कहते हैं इसे, न्यूरो मेडिसिन, नॉट न्यूक्लियर मेडिसिन। अब आती है न्यूरो मेडिसिन। तो जब आप मेडिसिन का नाम पढ़ें तो हम्म। आपको पता चलेगा, उस पे जाकर ना उससे रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर खोल खोल लीजिएगा। उस मेडिसिन में कोई ना कोई सॉल्ट लिखा होगा, उस सॉल्ट को हम्म। खोलकर उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर देखेगा। तो आपको ये पता चलेगा कि न्यूरो मेडिसिन का जो भी क्लिनिकल ट्रायल हुआ है उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई और वो ब्रेन के कौन से हिस्से पर काम करता है। मान लीजिए हम अभी डिस्कस हम्म। कर रहे हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम, इसका कनेक्शन हो गया स्वादिष्टान चक्र से। और हम्म। स्वादिष्टान चक्र जो है उसको ब्रेन में क्या कहते हैं, हम्म। एक सेकंड।
सॉरी, वो बच्चे जा रहे थे आज तो इस वजह से। तो बेसिकली जब आप वो न्यूरो मेडिसिन का नाम पढ़ेंगे, वो ब्रेन के कौन से पार्ट में काम करती है उसको पढ़ेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि ये कौन सा ब्रेन के पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं एज एक्शन फॉर दैट डिजीज। क्या एक कर सकते हैं एक मेडिसिन लेके, क्योंकि मैं अभी सर्च कर रही थी तो मेडिसिन तो मतलब लिस्ट नहीं आ रहा है। मतलब, डिफरेंट कुछ आ रहा है। एक मेडिसिन लेके उसको मतलब देख सकते हैं अभी। हाँ मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर करूँ। अब ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? मैंने यहाँ पर लिख दिया लिम्फेडिमा जी। एंड न्यूरो मेडिसिन फॉर इट। Now, lymphedema is a condition causing swelling due to lymphatic system dysfunction. Doesn't have a cure, but its symptoms can be managed. Neuromodulation, while not a direct treatment for lymphedema, can play a role in imaging associated pain and nerve related issues. Neuromodulation techniques like electrical stimulation, transcranial magnetic stimulation can help alleviate pain and improve nerve function, potentially benefiting individuals with lymphedema related neuropathy. Lymphedema management, no cure. Conservative treatment. This includes manual lymph drainage, compression therapy, bandages, garments, exercise, and skincare. Surgical intervention like lymphaticovenous anastomosis (LVA) or vascularized lymph node transfer may be considered to improve lymphatic drainage. Neuromodulation and lymphedema pain management, neuromanagement, electrical consultation with specialist. अब ये लिम्फेडिमा स्टैट पर्ल्स करके एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की साइट है। इस पे जब आप हम्म। जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन, ईटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, dysplasia of the lymphatic and can also do with conditions of other vascular including Klippel-Trenaunay-Weber syndrome. Turner syndrome, primary lymphedema is marked by hyperplasia, hypoplasia, or
aplasia of the lymphatic vessels. Secondary oncological surgical procedures such as sentinel lymph node. This pathology, dermal edema, earlier stages, hyperkeratosis. History and physical, thorough history and physical is a paramount differentiator. History, signs and symptoms, physical examination. Extremely size less than a 20% difference in the effective. Lymphedema is often confused with other cause of extremity edema and enlargement. Evaluation, treatment and major therapy. Decongestive lymphedema therapy, manual lymph drainage, compression, skincare, exercise, drug therapy. Debulking is often ineffective. Microsurgical techniques, suction, lymphatic venous stones. Differential diagnosis, congestive heart failure, glomerular. Starting lymphedema stages, stage 0 latency, state spontaneous. ये ऐसे पैर हो जाते हैं इसमें। हम्म। अब मैं अगर इसकी medicines which support lymphedema. एंटीबायोटिक्स देते हैं हम। एंटीबायोटिक्स पर्पस टू ट्रीट एंड प्रिवेंट सेल्यूलाइटिस एंड lymphangitis can arise from lymphatic dysfunction. Benzopyrones to stimulate macrophages to break down excess protein in the affected area, reducing swelling and inflammation. Benzopyrones are considered more effective pharmacological treatment than diuretics. Diuretic purpose to reduce fluid buildup in the affected area. Use generally not recommended for long-term use in lymphedema management. Other medication, analgesics, antifungals, tacrolimus, ketoprofen, retinoids. देखिए ये जो इसमें लिखा हुआ है ना इस तरीके से, आपको ये पता जी। होना चाहिए ये क्या है, क्योंकि आपको साइड इफेक्ट्स जो हैं हर प्रोसेस के तभी पता चलेंगे। एंटीबायोटिक्स देने से सप्रेसेंट का काम होता है, हम्म। डिजीज जो है वो सप्रेस होना शुरू हो जाती है। जी। तो अब इसमें पेनिसिलिन, सीफेलेक्सिन, एरिथ्रोमाइसिन। अब ये मेडिसिन जो है इनका नाम डाल के आप जो भी रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ेंगे उसमें लिख दीजिए साइड इफेक्ट्स ऑफ गिविंग पेनिसिलिन, सिफलेक्सिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो ये आपको जो है ये पूरा पता चलना शुरू हो जाएगा। हम्म। फिर बेंजोपाइरोन्स, तो अब जैसे मैंने एक बेंजोपाइरोन को उठाया, कंट्रोल सी करा और मैंने यहाँ पर लिख दिया साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग बेंजोपाइरोन्स। Benzopyrones for reducing and controlling lymphedema of the limbs. Abstract, objective, search methods, selection criteria, main results, author's conclusion.
Plain language summary. Lymphoedema is an accumulation of excess fluid mainly in the arms and legs. Pehla part. It can occur in several ways from birth, as a result of parasitic infection, or as a complication of cancer surgery. अब ये सेकेंड पार्ट आ गया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैंसर सर्जरी. The most common treatments are compression hosiery, bandaging sleeves, skincare, and exercises. The drugs commonly known as benzopyrones have been prescribed to prevent the fluid leakage and collection which characteristics lymphoedema. This review found that there was not enough good quality evidence to draw conclusion about whether benzopyrones are used either in reducing lymphoedema or the pain and discomfort associated with it. Lymphoedema is a chronic and progressive condition resulting from an abnormality or damage to the lymphatic system. Cancer and treatment. अब यहां पर इसने लिखा लीडिंग टू सेकेंडरी लिम्फोएडिमा. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड हो गया कंजिनाइटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, सो कॉल्ड प्राइमरी लिम्फोएडिमा. थर्ड स्टेप हो गया क्रोनिक वेनस डिजीज ऑफ द लोअर लिम्ब. फोर्थ स्टेप हो गया लिम्फोवेनस ओडिमा. फिफ्थ स्टेप हो गया फाइलारियासिस, अ पैरासिटिक इन्फेक्शन लीडिंग टू सेकेंडरी लिम्फोएडिमा. ठीक है जी. अब इसके साइंटिफिक डिटेल्स आ गए कि इससे पहले इस बीमारी के रिलेटेड क्या क्या चीजें हुई हैं. कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, बाकी सारी डिटेलिंग तो. ये इसमें एक एक की डिटेल इसमें दे रखी है, इसमें कंक्लूजन टाइप का नहीं दिख रहा मुझे कुछ. डिस्कशन पढ़ लेते हैं. फॉर मेनी पेशेंट्स विद क्रोनिक ओडिमा, पर्टिकुलरली दोज लिविंग इन ट्रॉपिकल कंट्रीज और इन प्लेसेस वेयर सर्विसेज आर inaccessible, the idea of a drug to treat their condition is very appealing. The history of using benzopyrones to treat lymphoedema dates back many years and was perhaps an inevitable progression from their use in venous diseases. The main focus of these drugs is to limit fluid filtration rather than stimulate drainage. There are also claims for their ability to lyse proliferate tissues. Unfortunately, the trials described here do little to strengthen the argument for using these substances to treat lymphoedema. This is an
ओडीमा दैट रिजल्ट्स नॉट फॉर द मोस्ट पार्ट इज इंक्रीज्ड फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड बट फ्रॉम अ रिड्यूस कैपेसिटी टू ड्रेन फ्लूइड। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, increased filtration of fluid but from reduced capacity to drain fluid। तो अब जितने भी सेलुलर रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस में जितने भी सेल्स होंगे जिनका काम होगा इस फ्लूइड को ड्रेन करना, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को बाहर निकालना, वहां पर ही जो है वो उसकी वीकनेस से हम्म। ये बीमारी हो रही है। Although some studies recruited adequate number of patients, it was difficult to confident of the quality of these trials because of the lack of information provided. For the most part, it provided difficult to keep a tally of the patients recruited, randomized, and withdrawn, making the findings difficult to interpret. The quality of the reporting of these trials was certainly too low to allow any attempt at meta-analysis। अब इसके बारे में जानकारी में ही इशू है। ये हमने बेंजोप्रोपाई पायरोन्स के बारे में पढ़ा। डायूरेटिक्स टू रिड्यूस फ्लूइड बिल्डअप इन द अफेक्टेड एरिया। मतलब ये एक बार एक चीज पढ़ लीजिए, और खास तौर पे जैसे मैंने एक रिसर्च पेपर निकाला किसी भी एक चीज के लिए, आपको एक रिसर्च पेपर इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उसको पढ़ने से आपको इस बात का आइडिया होगा जब आप रिसर्च पेपर लिखेंगे तो उसका क्या अप्रोच है। और आप जिनको जानते हैं उन लोगों से बात करिए कि भाई मेरे को एथिकल कमिटी के तौर पे अगर कोई काम करना है तो मुझे उसको कैसे करना है। तो मैंने वो फॉर्म का एक फॉर्मेट बना दिया कि भाई कोई आपसे पूछे कि भाई क्या करना है, तो बोले जी हम्म। ऑब्जर्वेशनल स्टडी करनी है कि मैं जो हीलिंग कर रही हूँ उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। उसका मैंने हम्म। क्वेश्चनरी बना दिया कि ये डिस्क्लेमर है और ये क्वेश्चनर है जिससे ये हम्म। पता चलता है। तो जब आप इस तरीके के प्रोसेस को फाइल कर देंगे, उनकी एक साइट होगी, वेबसाइट, जहां पर कि वो एथिक्स कमेटी से रिलेटेड चीजें पता चलती हैं। तो जब आप उस तरह का चीज करेंगे तो वहां पर वो रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हम्म। तो ये तो क्लियर कट ये बता रहे हैं कि भाई ये बीमारी हमारे हिसाब से कैसे होती है, कहाँ पे फ्लूइड गया कहाँ पर नहीं गया। तो जब दवाई कोई प्लान करी जाती है तो दवाई के पीछे एक रीजन होता है, हमें जी। वो रीजन हम्म। जरूर पता होना चाहिए। मान लीजिए इसने बोला भाई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया या फ्लूइड का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जो जहां पर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, आपने उस पार्ट को क्लीन कर दिया। आपने पैरों के हिसाब से है तो पैरों की क्लीनिंग कर दी, पैरों का रोल प्ले अनाहत चक्रा से जो कनेक्शन है उसकी क्लीनिंग कर दी। तो ऐसे करके आपका एक फ्लो चार्ट बन जाएगा। कभी आपके सामने जी। कोई न्यूरो एडिमा का बंदा आए तो यू कैन आइडेंटिफाई, पहली चीज उसके पैरों में स्वेलिंग है, तो आपको हम्म। बोलना है आपके घर का साउथ ईस्ट डैमेज्ड है। आपने साउथ ईस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें रख रखी हैं जो वाटर से रिलेटेड है। पहला पार्ट हो गया। अगर उसको ये जो एडिमा जो है, ये लिम्फेटिक एडिमा हाथों में है, तो हाथ भी उसके ऐसे होंगे अजीब से स्वेलिंग वाले, उनके ऊपर सारी चीजें। इन दैट सिचुएशन आपको हम्म। क्या बोलना है कि जी आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑब्स्ट्रक्टेड है। हम्म। एक पार्ट खत्म हो गया। अब जैसे ही आप उस व्यक्ति के घर को ठीक करेंगे, उसके वहां का वास्तु ट्रीटमेंट करेंगे, तो एक पार्ट का वो क्लैरिटी हो जाएगा कि हाँ भाई इसके बाद से ये डिजीज बढ़ेगी नहीं, हमने सोर्स कोड पर ही रोक दिया। अब हम्म। जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि उसके पैरों में है, तो पैर का मतलब है फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट का मतलब है मार्स। तो जब आप उसकी जन्म पत्री चेक करेंगे तो वहां मार्स जो है वो राहु के साथ में या शनि की दृष्टि में इस तरीके के फॉर्मेट में आ रहा होगा। लगन हम्म। में देखेंगे, नवमांश में देखेंगे, डीपर लेवल पे जो है षष्ठांश में देखेंगे, तो वो रूट कॉज आ जाएगा। क्योंकि ये बीमारियां जो हैं ये साधारण रूप से नहीं होती कि भाई मंगल राहु जुड़ गया तो ये बीमारी हो गई, ऐसा नहीं होता। डीपर प्रोसेस में जाएंगे तो षष्ठांश सबसे डीप प्रोसेस पता चलता है। तो षष्ठांश के अंदर जो है अगर वो मंगल राहु और उसके साथ में नहीं कनेक्टेड है, तो मंगल का जरा सा भी रेमेडी करने से वो इंस्टेंट बेनिफिट दे देगा। अब मंगल की रेमेडी क्या होगी? बेसन के लड्डू जो हैं हर ट्यूसडे को, सैटरडे को
बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे रखें, या फिर ट्यूसडे को जो है वो इसको खाना खिलाएं, जो कोर्ट एरिया जो होता है वहां के लोगों को खाना खिलाएं। या फिर इसका जो रेमेडी होता है वो है, जो रेवड़ी आती है ना, गुड़ और तिल से जो बनती है, हम्म। अपने हम्म। वजन के बराबर रेवड़ी जो है वो हर ट्यूसडे को बहते जल में डालें। हम्म। तो मान लीजिए कोई कहता जी। है जी मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो ठीक है, तुम 2-2 किलो करके हर ट्यूसडे को डालो, डू इट फॉर 40 वीक्स। तो हम्म। इससे आपने क्या करा, एक पार्ट से आपने उसके वास्तु को ठीक कर दिया, दूसरे पार्ट से उसके एस्ट्रोलॉजी को ठीक कर दिया। अब आते हैं चक्रा। चक्रा आप क्लीन कर सकते हैं, चक्रा आपने क्लीन कर दिया तो हम्म। उसका, और ऐसे क्रोनिक पेशेंट्स की कम से कम दिन में 5 बार हीलिंग होनी चाहिए। हम्म। तो जब आप दिन में जी। 5 बार हीलिंग करेंगे तो आपको जो है उसके एक एक पॉइंट का क्लैरिटी हो जाएगा कि 5 बार हीलिंग करने से इसकी तबीयत में कितना फर्क आया। अब मैं आपको एक हम्म। मजेदार चीज इसमें करके बताता हूँ। मान लीजिए, जैसे मेरा क्या तरीका मैं वो बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख दूं होम्योपैथिक मेडिसिन विच सपोर्ट लिम्फेडिमा। अब ये आपके सामने फोटो आ गया, ये क्या होता है उसकी डिटेल आ गई। अब इसने दवाई यहाँ पर लिखी, एपिस मेलिफिशिया, लीडम पाल, आर्निका मोंटाना, रूटा हेमीमेलिस एक्सीलेंट। अब ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा पढ़ना। एपिस मेलिफिशिया किस चीज की दवाई होती है पता है आपको? जब किसी हम्म। व्यक्ति के ततैया काट ले तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है। ततैया या हम्म। मधुमक्खी अगर काट ले तो उसकी स्वेलिंग हम्म। होती है। तो जी। स्वेलिंग में क्या होता है, वो पूरा एरिया सूज जाता है, उसमें पानी जैसा भर जाता है, एंड ऑल दैट टेक्स प्लेस। तो जब वो हम्म। उसके उससे उसके डंक से दवाई बनाते हैं, तो वो दवाई जो है, अदर देन इंसेक्ट बाइट, हर तरह की स्वेलिंग को हम्म। ठीक करती है। तो हम्म। पहली चीज इन्होंने क्या करी, इन्होंने वो दवाई डाली जो कि स्वेलिंग को ठीक करती है। बिल्कुल। लीडम पाल कब दी जाती है? आप किसी के जोर से मुक्का मारिए और उसका चेहरा सूज जाए, सूजने के बाद भी जब वो ठीक हो तो यहाँ पे नील पड़ जाए। हम्म। नील जी। पड़ने का मतलब नीला रंग आ गया, हम्म। हम्म। स्किन जी। के अंदर नीला रंग आए, चाहे वेन्स जी। में नीला रंग आए। आप लीडम पाल देना शुरू करेंगे तो वो नीला रंग ही साफ करेगा। हम्म। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना बेसिकली प्ले पेन स्टिमुलाई पे काम करता है। तो अगर किसी चीज की स्वेलिंग की वजह से आपको बहुत दर्द हो रहा है तो वो दर्द को ठीक करेगा। तो उसने आर्निका मोंटाना भी दे दी। रूटा जो है हम्म। वो वेन्स और इस तरीके के सिस्टम से कनेक्ट होती है। अब हेमीमेलिस जो है ब्लड से कनेक्टेड है। तो इन्होंने क्या करा, सारे लक्षण को बाइफरगेट कर लिया 5 पार्ट में। हम्म। 5 पार्ट में इसको बाइफरगेट कर लिया। मुझे अगर इसकी रेमेडी बनानी पड़ेगी तो मैं 5 दवाइयां नहीं दूंगा, मैं कम से कम 15-18 दवाइयां दूंगा, क्योंकि अकेले ये फैक्टर्स मेरे लिए नहीं है। हम्म। मुझे जी। मुझे वुंड की हीलिंग करनी है, वो तो ठीक पार्ट है, बट मुझे जो है उसमें एनर्जी भी डालनी है क्योंकि एनर्जी वीक है। तो मैं और ज्यादा पॉइंट्स उसके सोचूंगा, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आएंगे। तो इसलिए मैं जब कोई चीज की दवाई प्लान करता हूँ, वो जब तक मेरे को वो क्लैरिटी ना हो कि हाँ ये एलिमेंट्स और हैं, तो मैं सिर्फ 5 दवाइयां नहीं लिखूंगा उसमें। 3 दवाइयां मेरी स्टैंडर्ड हैं जो मैं हमेशा डालता हूँ। एक कैनबिस सटिवा,
एक ऑसिमम सैंक्टम, मतलब एक तुलसी एक भांग, क्योंकि मैं गायत्री महामृत्युंजय के तौर पे वो इन्वोकेशन करता हूँ इन दो दवाइयों को हम्म। डाल के। एक काली फॉस डालता हूँ विच इज नर्व टॉनिक। तो मेरा ब्रेन जो है जब तक शांत नहीं होगा तब तक वो जो चीज एग्रीवेट हो रही है वो होती रहेगी, हम्म। परेशान करती रहेगी बार बार, क्योंकि दिमाग शांत नहीं है ना। तो पहले मैं नर्व रिलैक्सेंट के तौर पे कालीफॉस देता हूँ कि तो दैट कि किसी का ब्रेन शांत हो थोड़ा, हर समय सोचता रहे, हर समय परेशान होता रहे, इसका ऐसा हो गया उसका वैसा हो गया, खचड़ पचड़ में ही दिमाग लगा हुआ है, उसको आराम आ जाएगा। तो ऐसे करके मतलब हम्म। 3 दवाई तो मेरी ये हो गई। तो मतलब मैं 18 दवाई अगर कोई प्लान करूंगा फॉर्मूले में, तो 18 इसलिए करूंगा क्योंकि शरीर में 9 द्वार या 9 एलिमेंट्स के तौर पर है। तो कोई एक हम्म। भी डिस्टर्ब होगा तो टोटल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि 9 के 9 के हिसाब से हर एक की एक दो दवाइयां जो हैं वो कनेक्ट करूं, और हम्म। उनकी पोटेंसी इतनी कि मतलब वो मिनिमलिस्टिक पोटेंसी के तौर पे। जैसे होम्योपैथी में मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि आपको कम से कम 30 ड्रॉप्स दवाई देनी चाहिए। अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो वो कॉम्बिनेशन 30 ड्रॉप्स में दिया जाना चाहिए। अगर उसमें 1 एम 10 एम CM वाली है तो एक एक ड्रॉप की डोसेज होनी चाहिए। तो ऐसे करके हम इस पूरे पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं इसको परप्लेक्सिटी पे डालता हूँ और इससे पूछता हूँ। कंसिडर योरसेल्फ एज ए होम्योपैथी एक्सपर्ट, प्लीज रेट द फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू। कौन सा एडिमा हम यूज कर रहे थे? लिम्फेटिक, लिम्फोडिमा। लिम्फोडिमा। लिम्फेडिमा। हम्म। रिस्पेक्ट टू लिम्फेडिमा, प्लीज read the formula with respect to lymphedema. Consider please read the formula with respect to lymphedema, comma, also mention the disease symptoms of each and mind rubrics. Enter. अब देखिए, एपिस मेलिफिशिया हाईली इंडिकेटेड फॉर लिम्फेडिमा, डिजीज सिम्टम ये हो गए, माइंड रूब्रिक्स ये हो गए, लीडम पाल रेटिंग indicated when lymphedema is related to arthritis or gout, disease symptom ये, mind rubrics ये, आर्निका मोंटाना rating useful mainly for trauma induced lymphedema, mind rubrics fear of being touched or approached, ruta recommended for lymphedema following ligament sprain or overextension, disease symptom ये, mind rubrics ये, MML is indicated for lymphedema linked to various veins or venous insufficiency, especially इफेक्टिव व्हेन स्वेलिंग इज फ्रॉम पुअर। फिर डिजीज सिम्टम आ गया माइंड रूब्रिक्स। अब ये इसके माइंड रूब्रिक्स आ गए, कंपैरेटिव टेबल ये आपके सामने आ गया, ब्रीफ क्लिनिकल गाइडेंस ये। अब इसके बाद मैं लिख दूं कंसिडर मोर ऑप्शंस,
please recommend other medicine also. Please recommend other medicines useful for lymph edema and also share potency of each. अब ये इसने ये लिख दी, तो मैं ऊपर वाली जो चूज करी वो प्लस ये इनको मिक्सचर करूं, उसका काउंट 18 ढूंढूं, अपनी 3 डालूं जो मैं हमेशा डालता हूं हर बीमारी के तौर पे, और फिर मैं हम्म। उस फॉर्मूले की रेटिंग चेक करूं कि भाई आपके हिसाब से 10 आउट ऑफ इसकी क्या रेटिंग है। हम्म। ऐसे करके आप पूरे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड लिम्फेडिमा में जितना हैवी एंटीबायोटिक और बाकी सारी चीज खाते हैं आप, अगर आप होम्योपैथी के तौर पे कर रहे हैं, सबसे बड़ा चीज का जो फर्क होगा, बीमारी कब ठीक होगी ये तो भगवान जाने, आपको हम्म। आराम जो है वो रेगुलर रहेगा। बस आपको ध्यान में रखना है कि उसकी 30 ड्रॉप्स की डोसेज है, तो उसको दिन में 3 बार जरूर खाना है, 3 से 5 बार इज ए सेफ डोसेज। तो मेरा क्या तरीका क्या है, मैं हर एक को काउंटर क्वेश्चन करता हूं। मैं अपने आप को भी काउंटर क्वेश्चन करता हूँ इन द सेंस कि मेरे सामने कोई दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसने कहा जी इसको ये वाली सर्जरी करनी पड़ेगी, तो मैं आऊंगा और क्या करना पड़ेगा, ये दवाई खानी पड़ेंगी, और क्या करना पड़ेगा, ये डाइटरी रेगुलेशन है, मैं उसकी सारी लिस्ट जो उसने प्रेस्क्रिप्शन लिया उसकी फीस देकर डॉक्टर की, वो मैं पूरी लिस्ट अपने पास लूंगा। फिर मैं गूगल पे बैठूंगा, उस पर डालूंगा एक एक चीज। अब उसने मान लो कोई सर्जरी लिखी, तो सर्जरी सर्जरी से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, कितने पेशेंट्स के अभी तक साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं, ऐसे करके मैं वो पूरा स्ट्रक्चर जो उस डॉक्टर ने लिखा है उससे रिलेटेड मटेरियल इंटरनेट पे ढूंढूंगा पूरा, अपने नोट्स बनाऊंगा। फिर वही बीमारी जो है वो उसका होम्योपैथी में क्या अप्रोच है, फिर उसी बीमारी का आपका जो ये चाइनीज मेडिसिन है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर, उसके अंदर क्या अप्रोच है। ऐसे करके मैं एक एक एस्पेक्ट के नोट्स बना के उसको चेक करके फिर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसको उसको जो उसको वैलिडेट कर सके। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे जी। बात करूंगा, यार यार 18 दवाई का तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं पढ़ा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आयुर्वेद में जो है वो 12 12 18 18 दवाइयों के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, तो होम्योपैथी में कौन सा एक्सेप्शन हो गया। भाई कोई चीज ऐसी हो विच इज ए रेयर प्रैक्टिस। अब होम्योपैथ अपनी सारा दिमाग इसी बात में लगाता है, एक ही दवाई बतानी है उसके लिए 500, अरे भाई मल्टीपल सिम्टम्स है, मल्टीपल एलिमेंट्स है, मल्टीपल इम्पैक्ट हो रहा है, वाई टू फोकस फॉर वन मेडिसिन। आप आइडेंटिफाई करो कि हर एक चीज के तौर पे, तो इसने जैसे बताया, मैंने इससे पूछा तो इसने उसी तरह से बताया ये रिकमेंडेड है, ये नॉट रिकमेंडेड है। तो आपको जो है जो रिसर्च और डिटेल पता चलेगी, चैट जीपीटी या कोई भी कौन सी चीज का बता सकता है, ये केवल उन चीजों का बता सकता है जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं। जी। अब मैंने मंत्र चिकित्सा निकाली, तो मंत्र चिकित्सा में इनके फरिश्ते कोई इनपुट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उस तरीके की चीज पास्ट में कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो मेरी हम्म। डोमेन में आई कैन प्राउडली से आज और आने वाले 5 7 साल के अंदर भी मैं करूं तो करूं, मेरे जानकार लोग करे तो करें, मेरे से इन्फ्लुएंस लोग करे तो करें, चैट जीपीटी मेरी डोमेन को कभी चैलेंज नहीं कर सकता। मैं मेरी बात समझा पाया? आप सुपर हम्म। इंटेलिजेंस भी ले जी। आओ तो क्या फर्क पड़ता है, इट डजेंट मैटर। मेरी डोमेन में उसका इन्फ्लुएंस नील है, बिकॉज पास्ट में उससे रिलेटेड वर्क नहीं हुए। तो अगर आप अपना डायरेक्शन ऑफ वर्क को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको चैट जीपीटी से या इस तरीके के किसी भी एआई टूल से केवल पास्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, नथिंग एल्स। हम्म। सो फ्रॉम माई साइड जी। इट कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन डोमेन।
और मोर एंड मोर यूसेज ऑफ एआई, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। कौन हम्म। उसके बारे में बात करेगा? कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज वो सभी को देते जा रहे हैं, सभी को बांट रहे हैं। तो उसके साइड इफेक्ट्स अगर होंगे भी तो उसको बताएगा कौन? कोई भी नहीं। हम्म। बहुत मोटा पैसा है जो बट रहा है उसके तौर पे। तो ऐसे करके आपको जो है एक अपनी अप्रोच को डिफाइन करना चाहिए, एक एक स्टेप को पकड़ पकड़ के उससे रिलेटेड अपना काम करते जाइए। छोटी छोटी पीपीटी बनाइए, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 5 स्लाइड, ऐसे करके। अगर 10 टॉपिक है तो 3 से 5 स्लाइड 10 टॉपिक की हो गई। फिर डिजीजेस पे आ जाइए, तो कौन कौन सी फंडामेंटल डिजीज हैं जो कि एलोपैथी ट्रीट नहीं कर सकता, उसकी लिस्ट बना लीजिए। तो ऐसे करके जो आपका वर्क होगा वो एक पार्ट को, अब लिम्फेटिक सिस्टम इज द बैकबोन। पूरी हम्म। दुनिया में जितना भी कैंसर है उसका एकमात्र सॉल्यूशन लिम्फेटिक सिस्टम की करेक्शन है। हम्म। जब आप उसको रिजॉल्व कर देंगी तो आप किसी भी बीमार की सिचुएशन में फर्क आ जाएगा। हमने आज तक कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप एलोपैथिक डॉक्टर का कोई भी ट्रीटमेंट बंद कर दीजिए। हमने कहा हम्म। जी हमें नहीं फर्क पड़ता वो क्या कर रहा है। जो चीज वो नहीं कर पाएगा हम उसमें कंट्रीब्यूट कर देंगे। उसने बोला जी ब्रेन में फ्लूइड भर गया, पैरालिसिस का है, धीरे धीरे जो है टॉक्सिन्स पूरे ब्रेन पे इफेक्ट कर रहे हैं, 48 घंटे में मर जाएगा। मैंने कहा जी 5 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। बोले आप कैसे कह सकते हो? बोले जी आपके जो भी सिम्टम्स हैं, जब भी कभी कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है उसके हम्म। ईवीएम स्कोर को चेक करा जाता है। ईवीएम स्कोर क्या होता है? आपने हम्म। आंखों पे लाइट मारी और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, एक चीज। आपने हाथ उठाया और छोड़ा, वो धड़ाम से नीचे गिरा, मोटर स्किल्स। सो वी हम्म। फॉर विजुअल, एम फॉर मोटर स्किल्स, और ई होता है वोकल इंस्ट्रक्शन। आपने पेशेंट से पूछा, पेशेंट कोई जवाब नहीं दे रहा। इन 3 पैरामीटर्स के ग्रेड्स की वजह से ईवीएम का एक स्कोर होता है कि किसी भी पेशेंट को आईसीयू में आप कब रख सकते हो। जब उसका ईवीएम स्कोर बिलो 14 हो तब आपको पेशेंट को आईसीयू में रखना है। यहां तो रेंडमली जिसको मर्जी, हिंदुस्तान में तो कोई पूछता भी नहीं, भर्ती करो। तो मेरे मेरे को क्योंकि लोग बहुत अच्छे अच्छे मिले, मतलब हर व्यक्ति मुझे ऐसा मिला, मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे जवाब दे दिया। अब बाय डिवाइन ग्रेस क्या चीज है, मतलब ये जो पार्ट मैं आपको बोल रहा हूं ये आपको कोई नहीं बताएगा। अब पेशेंट का स्कोर जब बिलो 8 हो जाए इसका मतलब वो हम्म। क्रिटिकल है, वोंट बी एबल टू सर्वाइव। जब हम्म। ईवीएम स्कोर 6 हो जाए उसका मतलब है किसी भी टाइम पर पेशेंट जवाब दे देगा। तो जब मैंने ये स्कोर देखा तो मैंने पूछा भाई डॉक्टर साहब ये क्या है? बोले जी ये यहाँ पर ब्रेन में फ्लूइड भर गया है, तो और अब स्थिति काफ़ी ख़राब है, इनका ईवीएम स्कोर भी जो है अराउंड 6 आ गया है, तो हमें लगता है कि अभी नहीं बचेगा। 8 पे है और इट इज़ मूविंग टुवर्ड 6, तो हमें नहीं लगता कि वो बचेगा। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। हमने हीलिंग करनी शुरू करी, फ्लूइड हटा दिया। 48 घंटे में उसका स्कोर जो है, जो 8 था वो 11 हो गया। वो 5 दिन बाद डॉक्टर ने वार्ड में शिफ्ट करके बोल दिया कि भाई आप ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। अब इस तरह से कौन सा हीलर काम करता है? वो क्या करेगा? मैक्सिमम को हीलर अपना तरीके से गेज करेगा, ये कितने दिन में ठीक होंगे नहीं होंगे, यस और नो के उसके पास आंसर आ गए, प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं हुई। बट अगर आप अपने काम करने के तरीके को उसी पेस के साथ रखो जैसे डॉक्टर काम करता है, डॉक्टर के कहाँ कहाँ हर्डल आ रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट करते रहो, वो हर्डल हटाने में डॉक्टर को सपोर्ट करो, तो आप देखोगे आप पेशेंट को बचा ले जाओगे। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि ये चारों तरफ फर्जी रिसर्च हो रही है।
मेरा मतलब सिर्फ इतना है, डॉक्टर फर्जी हो रहा है, डॉक्टर का लालच जो है वो गड़बड़ हो रहा है। थैंक यू। डॉक्टर का लालच गड़बड़ हो रहा है। ये डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में बैठता है, वो हॉस्पिटल के ओनर्स कहते हैं भाई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, हमारे रिटर्न कैसे आएंगे अगर तुम्हारे यहाँ पेशेंट बिना सर्जरी के निकल जाएगा तो। बीमारी वो है, बीमारी पे तो हम बात ही नहीं कर रहे, काम ही नहीं कर रहे। जब किसी का कोई अपना करीबी व्यक्ति जाता है, तो फ्रेटर्निटी उस पर काम करना शुरू करती है, वो भी तब जब ये देखे कि ये कितना बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है। दे कीप ऑन डूइंग रिसर्च ऑन मेडिसिन, keep on doing research till the time they find a solution which falls in the category of disease management, not disease cure. They never invest their penny in terms of finding cures. Otherwise एलोपैथी आज तक किस चीज का क्योर लेकर आई? तो मेरा जो मतलब है वो सिर्फ इस बात का है, होम्योपैथी में, यूनानी में, आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, बट उसके जो जानकार लोग हैं, जो जैसे मेरे गुरुजी टाइप के लोग थे, वो तो चले गए, जिनकी सब्जेक्ट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पकड़ थी, जिन्होंने किताबों से पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने पूरे सिस्टम को जो है एक अलग तरह से पढ़ा था। तो ऐसे लोगों का गैप होने से हमारे पास बहुत बड़ा एक गैप हो गया। तो मैंने जब ये रियलाइज करा मेरे गुरुजी के जाने के बाद, नॉलेज डोमेन में कितना गैप हुआ, उसको फुलफिल अगर नहीं करेंगे तो कल को मैं मेरे बच्चों को क्या दे पाऊंगा? भाई एंड ऑफ द डे तो मुझे ये दुनिया एक ना एक दिन छोड़नी है, जिस दिन छोड़नी है उस दिन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करनी है। तो नेक्स्ट जनरेशन को मैं हैंड ओवर क्या करूंगा? क्या मुझे उनको भी एक ऐसी दुनिया देनी है कि बेटा तुम बड़े हो गए, इस एज पे तुम्हें बीपी होगा, इस एज पे शुगर होगी, इस एज पे तुम्हारे को थायराइड होगा, तुम्हें ये दवाई खानी है? या मैं उनको एक ऐसी दुनिया देकर जाऊंगा जहां पर कि उनको दवाई खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी? इस रीजन से मैं सबको कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि इट इज ए बिजनेस टू मी, आई एम हियर ओनली टू मेक मनी, तो फिर आप ये समझ लो कि कोई वकील किसी भी क्रिमिनल को कैसे भी छुड़ा लेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी स्कैम करने वाले को कैसे भी छुड़ा लेगा, कोई पुलिस वाला किसी भी क्रिमिनल को जो है पैसे लेकर जेल में जाने ही नहीं देगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर सब लोग ऐसा कर लें। फर्क तब पड़ रहा है जब आप भी उसी दुनिया में रह रहे हो। या तो ये हो ना कि एक अलग दुनिया बन गई जिसमें कि आप ऐसा करके भी सरवाइव कर रहे हो, बट अगर वो अलग दुनिया नहीं है तो आपको वो प्रॉब्लम होगी। ये देना, मेरी बात समझा पाया? जी। एंड आपके सामने ही दिखा दिया ना मैंने, जिसको एलोपैथिक साइट कह रही है इट इज नॉट क्योरेबल, इट डजेंट हैव एनी सॉल्यूशन, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उसको हम्म। होम्योपैथी वाला जो है वो बता रहा है उसके सॉल्यूशन। बट वो होम्योपैथी वाला गरीब बंदा है, उसकी बात कोई सुन नहीं रहा। जो एलोपैथी वाला है वो, तो जब मैंने ये पूरा डिजीज ऑनसेट देखा तो मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि ये एलोपैथिक फ्रेटर्निटी जो है ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को सरवाइव ही नहीं करने देगी कि जो कि अलग प्रोसेस का हो। इसलिए किसी भी बीमारी का सॉल्यूशन आयुर्वेद से कभी निकला ही नहीं। चाइनीज मेडिसिन से क्यों निकला? रेकी प्राणिक से क्यों हुआ? क्योंकि उनकी फ्रेटर्निटीज थी, और चाइना तो किसी से दबता नहीं। भाई चाइना जापान जो है वो कहीं किसी से दबते तो है ही नहीं, स्ट्रांग इकोनॉमीज है। उन्होंने अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उन बॉडीज से उसको वो कराया, एफिलिएट कराया, और पूरी दुनिया में भेज दिया। हम्म। तो ये रेकी प्राणिक इन सबको फंडिंग मिलती है, बुद्धिज्म रिलेटेड डोमेन की फंडिंग मिलती है।
अदरवाइज आप सोचो कि जिस बुद्ध के लिए ये कहा जाता है कि ये नास्तिक दर्शन का पार्ट है और मूर्ति पूजा का विरोधी है, बुद्ध शांति का प्रतीक है। अगर शांति का प्रतीक है तो भाई शाओलिन टेम्पल क्यों है, मार्शल आर्ट्स क्यों है? एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, अगर वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध है तो क्या बुद्ध की मूर्तियां नहीं लगी हुई? मेरे ख्याल से दुनिया में बुद्ध से ज्यादा मूर्तियां किसी की भी नहीं होंगी, इतनी जीसस क्राइस्ट की भी नहीं होंगी। क्योंकि जो वो नई नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह पुकारे, वो वाली बात है कि जैसे ही कोई हीलिंग या इसकी बात करना शुरू हुआ, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हाउ डज इट मैटर, फट से वो बाजार में जाता है, एक बुद्ध की मूर्ति खरीदता है, अपने घर में रख देता है। तो ये रिलीजियस कन्वर्जन है। इट हैज नथिंग टू डू विद द रियल टाइम हीलिंग ऑफ द पीपल। इसलिए इस पूरे प्रोसेस में सॉल्यूशंस नहीं हम्म। इमर्ज हुए। माइनर तो आई डोंट कमिट, बट मेजर आई कैन से कि ये वाला पार्ट जो है। मैं चाइनीज मेडिसिन को भी पढ़ा तो मुझे मेरिडियन प्रोसेस समझ में आया, मेरिडियन प्रोसेस से चाइनीज प्रोसेस फर्क था। तो दे वर एबल टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर मिनिमलिस्टिक थिंग्स, नॉट फॉर एवरीथिंग। और उनकी मोडालिटीज और जो एक्टिविटी थी वो टाइम टेकिंग थी। अब वो आप कोई भी मटर का दाना रोज दबाए जाओ, धीरे धीरे जो है उसका एक अलग पार्ट होगा। इट वॉजेंट एनीथिंग लाइक कि मैंने अभी हीलिंग करी, देख 2 मिनट में क्या फर्क हुआ। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये सारे अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, भाई रेकी प्राणिक हमारे देश में कनेक्ट करने वाले, उनको जो मिला वो भारत से मिला, लेकिन पूरी दुनिया को उन्होंने भारत का कहकर कोई चीज नहीं दी। एट ए फोरम दे नेवर सेड कि ये भारत से हमारे देश को मिला है और अब हम पूरी दुनिया को भारत का ही सामान दे रहे हैं। इट नेवर हैपेंड लाइक दैट। ऊपर से मैकॉले टाइप के लोग आ गए जिन्होंने मेल ट्रांसलेशंस कराकर एक पूरी जनरेशन का सेटअप ही खराब कर दिया। तो जब आप ये पूरा प्रोसेस पढ़ोगे तब आपको जो है वो एस्पेक्ट्स में क्लैरिटी होगी। अब एक मूवी आई थी, कुंफू हसल। आप उसको पढ़े, मतलब उस पिक्चर को देखेंगे, बड़ी कॉमेडी टाइप की मूवी है, मार्शल आर्ट्स के ऊपर बेस्ड है। बट वो एकदम से पूरी पिक्चर जो है बड़ी सीरियस हो जाती है। इसलिए मैंने बोला कि वो जो है वो बुद्धिस्ट प्रोसेस के ऊपर बात कर रही थी, उनके यहाँ चमत्कार थे, उसकी प्रक्रिया थी। लेकिन वो प्रक्रियाएं जो है वो गुड और बैड जैसे मोमेंट के बीच में फंसी हुई थी। तो ये पार्ट है। अब ये तो मतलब प्योर केस है कि जिसको मैंने अभी अपने प्रोसेस से तो कुछ भी नहीं टच करा। लिम्फेटिक सिस्टम हम्म। अभी तो मैंने सिर्फ ये दिखाया आपको कि देखिए मैडम, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में इस बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है, बट जो एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए उतना स्ट्रांग नहीं है। मतलब इसमें 5 दवाइयों के हिसाब से 18 दवाई दी जा सकती हम्म। हैं, उसका प्रोसेस दिया जा सकता है। लेकिन किसको इतना सरदर्दी लेने की आदत है? होम्योपैथी वाले कहीं तो 10 रुपए लेते हैं, कहीं 1,000 रुपए लेते हैं। तो एक जगह तो उनका खर्चा ना के बराबर है, तो दे आर नॉट एबल टू सरवाइव। दूसरी जगह हो हम्म। गई जहां वो इतने पैसे लेते हैं और उसके बाद भी वो ये नहीं बताते वो क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप गिनी पिग हो गई सामने वाले के लिए। 2 महीने 1.5 महीने तक जाते रहे, नहीं डॉक्टर साहब फायदा नहीं हुआ, अच्छा मैं चेंज करता हूँ। एक्चुअली होम्योपैथी में ऐसा ही होता है, इसमें ना अब हर एक को हर एक दवाई सूट नहीं करती है। तो मैंने इसलिए अब आपकी दवाई बदल दी, अब देखना आपको फर्क पड़ेगा। उसे 1.5 महीने बाद फर्क पड़ता है, हाँ डॉक्टर साहब तो फर्क पड़ गया। 1,000 रुपये डॉक्टर साहब की फीस है, बाकी सारी चीजों में धीरे धीरे आराम आ रहा है। उसे क्या जरूरत है कि वो पहली बार में ही पेशेंट को पहली 2 डोज के अंदर ही ठीक कर दे? ये तो पैसे कमाने वाला पार्ट हो गया।
जब होम्योपैथी स्टार्ट की गई तो सीएम पोटेंसी से स्टार्ट की गई, उसके सारे सिम्टम्स को स्टडी करा गया। 150 मुख्य दवाइयां थी जिनकी सीएम पोटेंसी हाथ में लेकर एक एक ड्रॉप मुंह में डाली जाती थी, और पेशेंट को 1 साल तक वो बीमारी नहीं होती थी। ये होम्योपैथी का स्टार्ट था। तो मैंने अपना वही दैव विपाश्य हम्म, चिकित्सा की तरह मैं क्वेश्चन करा, इसको हम फादर ऑफ होम्योपैथी कहते हैं, इसको कैसे पता चला कि यही दवाई देने से ठीक होगा? इसने ऐसी कौन सी रिसर्च देख ली जिसके बाद ये? अब आप तो रिसर्च पेपर देख रहे हो। जिस दुनिया में रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होते थे, उस दुनिया में हम्म, उसको कैसे पता चल गया कि ये वाला पार्ट है? तो ये प्रॉब्लम है। उसने आयुर्वेदी पढ़ा, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि ये हेनिमन, जिसने होम्योपैथी को फादर ऑफ होम्योपैथी कहते हैं, इसने आयुर्वेद को पढ़ के होम्योपैथी की दवाइयों का एक प्रक्रिया बनाई। ये कोई नहीं बोलता। एलोपैथी में कीमोथेरेपी होती है, कोई नहीं बोलता कि जी ये कीमोथेरेपी की प्रक्रिया हुई कहां से। हाउ डिड द फर्स्ट डॉक्टर न्यू कि मैं कीमोथेरेपी करूंगा, इसको कोबरा पॉइजन दूंगा तो इससे इस व्यक्ति की हेल्थ ठीक होगी? दे नेवर क्वेश्चन। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी जवाब देगा, फाइनली इट विल रीच टू आयुर्वेदा ओनली। एंड आयुर्वेदा पीपल, nobody is listening to them. थैंकफुली इंडिया में 2014 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की फॉर्मेशन हो गई, जिसकी वजह से सिद्धा साइंस, होम्योपैथी और आयुर्वेद का एक मिनिस्ट्री तो बनी। बट वो जो मिनिस्ट्री बनी वो भी यूजलेस प्रोसेस है। कभी टाइम जब बहुत बढ़िया आएगा तब चीजों में चमत्कार देखेंगे आप। ये मेरा मतलब है कहने का। तो जब आप कोई बीमारी पढ़ें, पढ़ने के तौर पे उसके रिसर्च पेपर को देखें। रिसर्च पेपर देखने के बाद अब आप ऐसा मानकर चलो कि आज हम जितना काम अभी तक हमने लिम्फेटिक सिस्टम में कर लिया, आप दुनिया के किसी भी पेशेंट को, मतलब आपके पास तो आसान तरीका है, आप 14 मिनट का एक मेडिटेशन करिए, 115 करोड़ हिंदू प्लस आस्तिक को टारगेट करिए, और मन में बस ये ध्यान करिए कि उनके भीतर महालक्ष्मी का तौरत्रिक के स्वरूप, ब्रह्मा, कमंडल, गंगा जी, वरुण, जलधि, क्षीर सागर, और इससे रिलेटेड जो कोई भी था, उन सब के बीज मंत्र, उनकी इंटेंशन महालक्ष्मी से कनेक्ट हो गई। उन सब के भीतर जो है वो कमल, उनके ब्लड वेसल्स में वो कमल खिलने शुरू हो गए। जितने ज्यादा वो कमल खिले उतना ही वो स्वस्थ हो गए। उनके अंदर का एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत एफिशिएंटली काम करने लग गया, सारे बॉडी के, ब्रेन के सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल गए। ऐसे करके आपने जो है वो सारी चीजों को ब्लेस कर दिया। और जिस किसी को भी दिक्कत हो या जो कोई ये चीज सीखना चाहता हो, वो आपके पास कनेक्ट हो जाए। दैट्स इट। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस सिचुएशन। क्योंकि जब तक हम इस लालच की डोमेन में रहेंगे, मेरे पास जब तक नहीं आएगा, मेरे पास ये नहीं करेगा, मेरे पास वो नहीं करेगा, तब तक प्रॉब्लम एज इट इज रहेगी। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। हम ब्राह्मण्स थे, ऋषियों के टच में थे, हम रिसर्च करते थे, रिसर्च में कंट्रीब्यूट करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। एज अ रिजल्ट ब्राह्मण सिस्टम की सबसे ज्यादा रिप्यूट रही, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल द मेजर ऋषिज। हम्म, कोई भी दूसरी जाति का व्यक्ति ये तो देखता है कि ब्राह्मण जो है उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, वो जरा सी जन्मपत्री देखता है, फट से 100 200 500 रुपए भी रख के जाता है, और बाकी चीजों में पैर भी छू के जाता है। तो बाकी सारी जातियों को वो सारी रिस्पेक्ट तो चाहिए, बट वो उस तरह से रिसर्च और मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं मेरी बात समझा पाया? तो हम्म, प्रोसेस ग्रो कैसे करेगा? तो प्रोसेस तभी ग्रो करेगा जब आपके मेरे जैसे लोग, जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनको इससे अपना घर नहीं चलाना, वो एक समाज सेवा के जैसे जो है
वो एक मिनिमलिस्टिक फीस लेकर सबको वो प्रोसेस सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, काम कर रहे हैं, कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे वो कम्युनिटी फॉर्म हो जाएगी वैसे वैसे आप अपनी रेस्ट्रिक्शंस भी प्लेस कर देंगे, सो दैट कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो किसी भी सिचुएशन में मिसयूज ना करें। एंड हो गया। तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो इस तरीके से कर रहा हूँ सो दैट आने वाले टाइम में एक मिनिस्ट्री, एक काउंसिल, इस तरीके के सारी चीजों को बनाऊं जो कि एक इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। एंड इफ आई एम्पावर एवरी फीमेल इन द हाउस हु इज वर्किंग फ्रॉम होम, मैं लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता हूं। बट सब्जेक्ट ऐसा है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ज्यादातर वो लोग आएंगे जो खुद ही सफरर है और उनको कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इसलिए काम करने का बेस जो है वो डिफरेंट हो जाता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट जो सॉल्यूशन दे रहा है उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। प्रॉब्लम इतनी सी है बस। तो आपको समझ में आ गया ना कि अब आप, मैंने एक आपके लिए एक होमवर्क छोड़ दिया और मैं पैरेलली खुद भी करूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए छोड़ जी। दिया। मैं ये पूरा का पूरा जितनी भी हेडिंग्स हैं इसको जो है थ्रू चैट जीपीटी, थ्रू डिफरेंट सोर्सेज इसको स्ट्रक्चर कर लूंगा। इससे रिलेटेड सारी डिजीज को आइडेंटिफाई कर लूंगा। डिजीज के जो लैब टेस्ट हैं वो डिफाइन कर लूंगा, उसकी जो मेडिसिन हैं वो डिफाइन कर लूंगा, और उसको जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिख के रख देंगे। तो जैसे जी। हमने एक हार्ट का प्लान करा, मैंने आपको एक 18 दवाइयों का कॉम्बिनेशन हार्ट के लिए दे दिया। किसी भी रैंडम व्यक्ति को वो दवाई जो है आप देना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे उसके हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई। हम्म। और हार्ट की कोई सी भी प्रॉब्लम हो, इट डजेंट मैटर। उसी तरह से अब हम लिम्फेटिक सिस्टम को भी पूरा एंड टू एंड आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके दो पार्ट में चीजों को डाल देंगे, हीलिंग कैसे करनी है और हम्म। डिजीज को समझना कैसे है, ये दो पार्ट हो गए। हीलिंग जी। करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डिजीज के सिम्टम किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपने उसी प्रोसेस से क्लीनिंग हीलिंग करी और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। ठीक है हम्म। ना। जी। और बताइए, ये वाला पार्ट तो आज का कंप्लीट होगा। आपने बीच में कुछ क्वेश्चंस भी डाले थे ना, मैंने कहा था कि इसको क्लास में कवर अप करेंगे, क्या क्या चीजें थी वो? आप जो बोले कि जुपिटर का 9th हाउस एस्पेक्ट, तो मैं पूछी थी कि वीनस एंड मून का भी कोई इसमें इम्पैक्ट होता है हीलिंग, हीलर्स के चार्ट में? एक सेकंड। हाँ जी। तो अब हम आ जाते हैं अपने हीलर रिलेटेड प्रोसेस पे। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था कि जुपिटर और वीनस हीलर के चार्ट में क्या रोल प्ले करता है। ये असुरों का गुरु है, ये देवताओं का, सुरों का गुरु है। ये अगर 9th हाउस को देख रहा है और इसकी खुद की 5, 7 और 9 दृष्टि होती है, इसकी केवल 7th दृष्टि होती है,
तो मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। सेंटर पॉइंट में एक जुपिटर है, जी उसका जी। इक्वल एंड ऑपोजिट शुक्र है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, हम्म। जुपिटर अर्थ एलिमेंट है। जन्म जी। उसमें वास्तु में उसकी डायरेक्शन सेंटर आती है। सेंटर। एंड हम्म। सेंटर मणिपुर से कनेक्टेड होता है, मणिपुर प्राणों से कनेक्टेड होता है, प्राण इम्यूनिटी देता है। हम्म। उसी तरह से वीनस जो है वो शुक्र से कनेक्टेड है। शुक्र मतलब शुक्राणु, क्रिएशन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम के तौर पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पे उसका वो लेकर चला जाता है। कनेक्शन नॉर्थ ईस्ट से होता है, वाटर एलिमेंट होता है, और वाटर एलिमेंट लिम्फेटिक सिस्टम बताता है, और लिम्फेटिक सिस्टम शरीर में इम्यूनिटी के लिए होता है। तो वो हम्म। जितने भी सरप्लस कीटाणु हैं जो शुक्राणुओं को परेशान कर रहे हैं, उस पूरे पार्ट को करता है। मेरी बात समझा पाया? जी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर पता चलते हैं। बट दोनों का रोल प्ले जो है वो इम्यूनिटी से कनेक्टेड है। हम्म। एक सुरों के जी। देवता है, एक असुरों के देवता है। हम्म। कौन सी फील्ड देखनी है, क्या प्राणों की मीन्स? उत्पत्ति है, जी। नो, मतलब आप कौन जो सी बोले फील्ड कि देखनी है, किसकी डोमेन है, मतलब जुपिटर और हम्म। शुक्र दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। हम्म। लेकिन वो देख क्या क्या रहे हैं? एक प्राण को देख रहा है तो उसकी प्रक्रिया शरीर के ऊपर की तरफ जा रही है। एक वाटर को देख रहा है तो उसकी प्रक्रिया शरीर के नीचे को जा रही है। हम्म। तो एक में जो है वो प्राणों की उत्पत्ति की प्रक्रिया है। दूसरे में हम्म। शुक्राणु जो है उसको रोकने की प्रक्रिया है, कैसे शरीर में ज्यादा से ज्यादा शुक्राणु रुके। तो कोई भी प्रोसेस में अप्रोच जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो सकती है, ये इसका मतलब है कहने का। हम्म। और नाइन्थ हाउस क्यों ओनली? नाइन्थ हाउस किसके लिए होता है? नाइन्थ हाउस का क्या रोल प्ले है? आई डोंट नो कि नाइन्थ हाउस क्यों, मतलब आप स्पेसिफिक बोले कि नाइन्थ हाउस नाइन्थ भाग्य हाउस। स्थान होता है, पहला रीजन। हम्म। दूसरा हम्म। रीजन, सेवेंथ हाउस का थर्ड हाउस होता है। हम्म। थर्ड हाउस जी। होता है सपोर्ट फंक्शन का। हम्म। सुहृद कहते हैं उसको। सुहृद मतलब लाइक माइंडेड। हम्म। तो नाइन्थ हाउस जो है सुहृद है, सेवेंथ हाउस के थर्ड हाउस का। उसका। और थर्ड हाउस में जाकर सातवीं मतलब सेवन दृष्टि से वो नाइन्थ हाउस को पूरी तरह देखता है। हम्म। तो थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा हो, चाहे शुक्र बैठा हो, हम्म। या नाइन्थ हाउस में जुपिटर बैठा हो या शुक्र बैठा हो, जी। तो अगर मैं एक हॉरोस्कोप को क्रिएट करूं,
तो मुझे इस पॉइंट को एक्टिवेट करना है, तो अब या तो यहां पर हम्म। जुपिटर हो, हम्म। 1 2 3 4 5, या फिर जुपिटर यहां पर हो, हम्म। ये पांचवी दृष्टि हो गई, या तो जुपिटर यहां पर हो, ये सातवीं दृष्टि हो गई, हम्म। या फिर जुपिटर यहां पर हो। जी। तो ये नाइन्थ दृष्टि हो गई। तो ये हम्म। 1 2 3 4, 4 पॉइंट में इम्पैक्ट करता है। शुक्र जो है वो केवल एक दृष्टि से ही देखता है, तो उसके लिए हम्म। बृहस्पति के लिए 4 खाने हो गए, शुक्र के लिए 2 खाने हो गए। या तो वो नाइन्थ हाउस में हम्म। बैठे या फिर वो थर्ड हाउस में हम्म। बैठे। हम्म। तो इन दैट सिचुएशन वो उस पूरे प्रोसेस को उसी तरह से ऑर्गेनाइज कर देता है। हम्म। जी। इसलिए हीलर के लिए दोनों में से कोई एक चीज होना वो जरूरी है। एक मेटेरियलिस्टिक हम्म। डोमेन से सॉल्यूशन बताता है, एक स्पिरिचुअल डोमेन से सॉल्यूशन बताता है। हम्म। एक एकम्प्लिशमेंट मतलब अर्थ एलिमेंट कंप्लीट एलिमेंट होता है, उसमें सारे 9 के 9 चीजें होती हैं। तो एक कंप्लीटनेस से सॉल्यूशन देता है। शुक्र जो है वो वाटर एलिमेंट है, तो वो अर्थ को वाटर सप्लीमेंट करता है, तो वो नरिशमेंट से उसको जो है हम्म। सॉल्यूशन देता है। तो दोनों के अप्रोचेस डिफरेंट है। लेकिन मैंने कोई पुराण पढ़ा था, उसमें कच्छ, कच्छ करके एक हम्म। टर्म थी, उसकी स्टोरी थी। तो वो स्टोरी में जो अमृत संजीवनी विद्या जो है वो शुक्राचार्य के पास थी, बृहस्पति के पास नहीं थी। तो जो हम्म। बृहस्पति का बेटा जो था, उसने जो है वो शुक्राचार्य के यहाँ गया ये बताए बिना कि वो बृहस्पति का बेटा है, और उसने जो है वो शुक्राचार्य की बेटी को अपने क्या कहते हैं लव अफेयर में फंसा लिया। और फिर जब उसकी शादी हो गई, तब जो है ये वाली सिचुएशन आई कि कोई मर गया और फिर शुक्राचार्य ने उसको वापस जिंदा कर दिया। तो जब वो जिंदा कर दिया तो एक दिन उसने बोला कि भाई मुझे ही ये विद्या सिखा दो। जब वो विद्या सिखा दी, तब पता चला कि ये तो बृहस्पति का पुत्र था। तो ऐसे करके वो शुक्राचार्य ने इसको शाप दिया, हम्म। वो दिया, ऐसे करके कहानी थी। बट कहानी में इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि हम्म। शुक्राचार्य के पास में अमृत संजीवन कैसे था। क्योंकि शुक्राचार्य हम्म। की डोमेन में ही वाटर एलिमेंट स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लिविंग एंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है। हम्म। तो रहस्य जो है वो एक एलिमेंट का लिविंग में कन्वर्ट होना। हम्म। भाई स्पर्म हम्म। होगा तभी तो जायगोट बनेगा ना, तो मतलब पूरा प्रोसेस हम्म। किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, हम्म। वाटर एलिमेंट, स्पर्म, फिर जायगोट, और फिर हम्म। जायगोट से 100 ट्रिलियन सेल्स की क्रिएशन हम्म। हो रही है। तो ये जो हम्म। पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसलिए इसमें इतनी सारी चीजें, मतलब आप पूरा दुर्गा सप्तशती का पार्ट पढ़िए, तो उसमें हम्म। बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शिव जो है उनका रोल इतना इतना सा है। लेकिन जैसे ही वो क्षीर सागर की बात आती है, अरे गले में भी वो हार दे रहे हैं, साड़ी भी वही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाप हम्म। बेटी को जितनी चीजें देता है, उसी से उन्होंने पूरी स्टोरी लाइन कनेक्ट कर दी। अब साड़ी मतलब पूरे वस्त्र, हम्म। मतलब पूरे शरीर को ढकना। कंगन मतलब सारे जॉइंट्स के अंदर जो है वो उन्होंने ऑर्नामेंट्स दे दिए। जी। और इतना सारा पार्ट कि बाकी सबका रोल ही मिनिमाइज हो जाए। इट इज जस्ट टू हाईलाइट कि हाउ इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक सिस्टम इज फॉर ऑल ऑफ अस। हम्म। लिम्फेटिक सिस्टम में जी। क्रिएशन होती कैसे, मतलब अगर आप इसको जो है, जो लोग भी आईवीएफ कराना जाते हैं उनसे आप आइडेंटिफाई हम्म। करेंगे तो उनकी भी लिम्फेटिक फ्लूइड की प्रॉब्लम है ना। हम्म। जी। जितने भी लोगों के किडनी के डायलिसिस हो रहे हैं उनकी भी लिम्फेटिक की प्रॉब्लम है, जितने भी लोगों को कैंसर हो रहा है उनकी भी लिम्फेटिक की प्रॉब्लम है। तो लिम्फेटिक की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है।
तो जब बड़ी चीजें हैं तो बड़ी चीजों के बड़े सॉल्यूशन, तो उन्होंने कहानी में मेजर पार्ट लिम्फेटिक सिस्टम को ही दे दिया कि भाई जलधि को भी एड्रेस कर दो, क्षीर सागर को भी एड्रेस कर दो, वरुण को भी एड्रेस कर दो, ब्रह्मा जी के हम्म। कमंडल को भी एग्जिस्ट वो कर दो, फिर कमल को भी एग्जिस्ट वो कर दो उसके अंदर। कमल से कमला बनी तो कमला पद्मिनी या महाविद्या को भी एड्रेस कर दो। करते ही चले गए। तो छोटे हम्म। से पार्ट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। ये तो मेरे जैसे लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं बैठ के अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होके वो सारा कुछ डिकोड भी कर लेते हैं। बट जो ओरिजिनल डिजाइन था वो बना ही डिकोड करने के लिए था। तो जब मैं आपको बोलता हूं कि अच्छा हीलिंग का सेशन हो गया, सबसे पहले ये ऊर्जा अपने गोत्र के ऋषि को दो। जब आप अपने हम्म। गोत्र के ऋषि को ऊर्जा देते हैं, हम्म। इन अ वे आपने ब्रह्मा जी की संतान जो ऋषि थे उनको इन्वोक कर दिया। ऐसी तो हुआ ना। जी। अब जब ब्रह्मा जी खुश हो गए कि अरे कोई मेरे संतानों की बात कर रहा है, कोई उस प्रक्रिया को जागृत कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट आनी शुरू हो गई। हम्म। सो लाइकवाइज। जी। तो अब आप और मैं अपना अपना होमवर्क शुरू करते हैं। आज क्लास को यहीं रोक हम्म। देते हैं।